Hello students. So today we will start part third breathing and actions of gases, है ना। लास्ट 2 पार्ट्स में अपन ने देख लिया था इसमें कि फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्शंस ऑफ गैसेस। एंड एक पार्ट और अपन यहाँ पर देख चुके हैं सेकेंड पार्ट में, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। ये ऑल थिंग्स अपन यहाँ पर लास्ट 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट वेरी फर्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में अपन देखेंगे इसमें कि नाउ वी विल सी हाउ गैसेस ट्रांसपोर्ट, मतलब अपन कौन सी गैसेस की बात कर रहे हैं, कौन सी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये अपन जानते हैं, अभी तक अपन पढ़ भी चुके हैं कि O2 एंड CO2। ओके, सो इन गैसेस को ट्रांसफ़र करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेस्ट मीडियम होता है क्या? ब्लड। अपन जानते हैं 10th में भी आप सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ चुके हैं एंड ये रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आप ह्यूमंस का थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो इसमें अपन 2 पार्ट्स में इसको देखेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट होगा अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड सेकंड पार्ट अपन लेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट O2, 97% O2 is transported by erythrocytes in the form of किसमें? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये अपने को पता है कि हीमोग्लोबिन के थ्रू ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एंड 3% इज कैरीड इन डिजॉल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा। ओके, मतलब कहना चाहती हूँ मैं कि अपन जो O2 के ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो 90% ऑक्सीजन होती है उसका ट्रांसपोर्ट तो किसके थ्रू होता है? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स मीन्स RBC के थ्रू होता है और किसके फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। एंड लेफ्ट जो 3% है इज कैरीड इन अ डिजॉल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा के फॉर्म में 3% ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है। मीन्स RBC में एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, सभी को मालूम है, इट इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। एंड यही पिगमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? 90% O2 को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब अपन ने देखा कि 4 फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली इसको अफेक्टेड करते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें अपन ने देखा कि जो सबसे पहली चीज़, तो जब O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तब क्या होगा? तब CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, साथ में टेम्परेचर भी कम होगा। एंड इसके साथ साथ अपन देखें कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो भी, इनका भी जो परसेंटेज है वो कम होगा। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। फॉर्मेशन किस में? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। अपन देखें ना, जैसे मैंने यहाँ पर अपन फॉर्मेशन करें तो FE है जैसे ये, तो इसके साथ O इस तरह से इसका अपन यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं, तो ना इनकी बॉन्डिंग इस तरह से यहाँ पर होती है। मीन्स जो O2 का हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होना क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। और ये कब बनेगा? जब पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? O2 का पार्शियल प्रेशर CO2 के पार्शियल प्रेशर से ज़्यादा होगा। देन CO2 प्लस टेम्परेचर प्लस हाइड्रोजन आयन जो भी हैं उनका O2 से, उन सभी का प्रेशर किससे कम होगा? O2 से कम होगा। अब अपन ने देखा कि जो O2 प्लाज्मा में ओनली 3% डिजॉल्व हो रहा है, जबकि CO2 कितना होता है? 7% होता है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट कि CO2 ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी है CO2 की वो कितनी होती है? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वो 20 to 25% होती है, जबकि O2 से तो ये ज़्यादा ही होती है ना। तो इस एक ग्राफ में यहाँ पर आपको शो करती हूँ कि जो मैंने यहाँ पर ग्राफ शो किया है ना, ये इस तरह से बनता है पूरा इनका कर्व, है ना, इस तरह से बनेगा। ये अपन देखें यहाँ पर थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है, इस बोर्ड पर भर गया है, तो ये अपन ने यहाँ से देखा, ये ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर शो किया। मैंने यहाँ पर मैंने इसका पार्शियल प्रेशर PO2 लिखा है, मतलब यहाँ मैंने O2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर शो किया है। और नीचे मैंने बाय एक्सिस पर मैंने लिया है सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना।
तो इसमें मैंने लिया एक्स एक्सिस पर, मैंने आपको बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपन ने लिया है, और बाय एक्सिस पर अपन ने लिया है सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इसमें अपन ये शो करना चाह रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं इसमें, कि जो पार्शियल प्रेशर है जितना ज़्यादा बढ़ेगा O2 का, उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है। व्हेन जब O2 के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जनरल सी बात है ये तो, राइट। इसके बाद अपन लेते हैं यहाँ पर, मैंने 2 पॉइंट्स लिए यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ये तो अपन ने यहाँ पर O2 का दिखा दिया ट्रांसपोर्टेशन। अब अपन CO2 को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं बी नंबर, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में अपन ने देखा कि अबाउट 4 ml ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। ओके, CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन 3 फॉर्म्स इन द ब्लड। 20 to 25% CO2 बाय RBC ट्रांसफ़र होती है। नाउ क्वेश्चन आता है कि RBC CO2 को कैसे ट्रांसफ़र कर रही है। RBC तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करती है ना। तो हियर वी नीड टू नो दैट कि प्रोपोर्शन अपोजिट हो जाता है। मीन्स जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो तो ज़्यादा हो जाता है, एंड ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन आयंस हैं, इनका प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है। अपन ने ऊपर पढ़ा था जब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे थे, वहाँ पर O2 का, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया था, कंपैरिजन किसके, CO2, हाइड्रोजन आयंस एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ पर अपोजिट कंडीशन चल रही है, और O2, टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन आयंस का भी जो है पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। देन CO2 किसके साथ कंबाइंड हो जाती है, हाइड्रोजन आयंस के साथ यहाँ पर जुड़ जाती है, एंड क्या बन जाता है यहाँ पर, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। आप तो सोचो अब ये प्रोसेस कहाँ होगा, टिश्यूज़ में होगा। अपने को पता है कि टिश्यूज़ में होता है CO2 का, तो बिकॉज जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का प्रोसेस कहाँ होता है, एल्वियोली में होता है। अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एल्वियोली में O2 होती है, एंड बिकॉज एल्वियोली में जब O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तब क्या होता है, तो टिश्यूज़ में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट। तो 70% बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में जा रहा है, जनरल सी बात है। तो H2CO3 के फॉर्म में जा रहा है ना। 7% प्लाज्मा में डिसॉल्व हो रहा है। अब नाउ एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने अमाउंट में ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है ब्लड के साथ। तो मैं आपको बताती हूँ कि 100 ml ब्लड में ओनली 5 ml O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंड द रिमेनिंग ऑफ CO2 enters the erythrocytes have a higher concentration of the enzymes। कौन सा एंजाइम होता है इसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, विच इज़ द फॉलोइंग रिएक्शन। अपन देखें इसका, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जगह बहुत कम है एक्चुअली, CO2 + H2O, तो इसके साथ यहाँ रिवर्सिबल होगा मीन्स यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आप लोग 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो H2CO3 यहाँ पर बन जाएगा। अब H2CO3 बन जाएगा तो यहाँ पर अपन वापस इसको देखेंगे, रिवर्सिबल बोला है ना मैंने, तो ये H2CO3 वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 + H2O में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। HCO3 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल जाएगा, और फिर ये वापस से CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, CO2 डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द एल्वियोली। ओके, तो ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो हेल्प करता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स कि जब CO2 और H2O का कंसंट्रेशन हाई होता है तब ये कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन में इनको कन्वर्ट कर देता है, और जब बाइकार्बोनेट आयंस का कंसंट्रेशन हाई होता है तो ये वापस उनको किस में चेंज कर देता है, CO2 + H2O में ये कन्वर्ट
कर देता है, राइट। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। अब अपन ने यहाँ तक देख लिया है इस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में वेरी फर्स्ट इसमें वी विल सी हमारे ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अपने को मालूम है कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। इसकी अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि जो ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करते हैं वो पार्ट कौन सा होता है, इसका हैंड ब्रेन वाला पार्ट होता है जो ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इसकी अपन बाद में बात करेंगे। जो ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करते हैं उधर उस सेंटर को अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मेडुला होता है, जो ये ही होता है क्या, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। जो किसको रेगुलेट करता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, या अपन डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं ये रेगुलेट करता है। एंड जो नेक्स्ट इसका पार्ट होता है पॉन्स का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है प्रोसेस को रेगुलेट करने में या मॉडरेट करने में। तो जो पॉन्स होता है, ये पॉन्स में एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। क्या होता है पॉन्स में, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, जो क्या करता है, मेडुला को मॉडरेट करता है। मॉडरेट करता है मीन्स कि ये ब्लड में जब pH का लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो रहा है, इसको ये नोट करता है। मतलब एक तरह से सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो, ठीक है ना। मीन्स क्या करता है, ये एक्टिविटी को ऑल्टर कर देता है। किसकी एक्टिविटी को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है उसकी एक्टिविटी को ये ऑल्टर कर देता है। ओके, देयर इज अनदर सेंटर भी प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं इट इज़ कीमोसेंसिटिव एरिया। अब ये कीमोसेंसिटिव एरिया अपने को नेम से पता चल रहा है कि ये किसको कंट्रोल करता है, केमिकल रिएक्शंस को। तो अपने पास यहाँ क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, CO2 है, हाइड्रोजन आयंस हैं। इनके कंसेंट्रेशन के इंक्रीज होते ही क्या होता है, ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है को मैसेज सेंड कर देता है, ठीक है। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर को मैसेज सेंड करता है। देन मेडुला जो है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, जो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है टू रिड्यूस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, मेन फंक्शन क्या होता है मेडुला का, कि टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय आफ्टर द रेस्पिरेटरी रेट। नाउ पॉन्स में एक जो अपन ने अभी पढ़ा था न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड जो कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट है, इन्हीं के साथ में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, क्या, जो कैरोटिड आर्टरी होती है और ऑप्टिक आर्क होता है। बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर CO2 एंड H2O की कंसंट्रेशन में जैसे ही इंक्रीज होगा तो सिग्नल्स को सेंड करने के लिए, है ना। नाउ ये दोनों प्रेजेंट कहाँ होती हैं, कौन दोनों, कैरोटिड आर्टरी एंड ऑप्टिक आर्क। तो इनका मेन फंक्शन क्या है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो वी शुड नो दैट ये मेजर आर्टरी होती है जो कि ऑल बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, नेक में प्रेजेंट होती है। एंड ये ब्रेन एंड अदर पार्ट एग्जाम्पल फेस वगैरह को ये ब्लड सप्लाई करती है। अब जो ऑप्टिक आर्क है, ऑप्टिक आर्क जो होती है, हार्ट में जहाँ आर्टरी प्रेजेंट होती है वहीं ये भी प्रेजेंट होती है। और थोड़ा सा भी pH में चेंज होने पर, CO2 H2O में चेंज होने पर ये तुरंत ऑल्टर या अपन कहें मॉडरेट करती है, ठीक है ना। ब्रीथिंग रेट को ऑल्टरेट नहीं करेगी तो ब्लड में क्या होगा, एसिडिक एंड बेसिडिक मीडियम ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा इसमें कि ब्रीदिंग रेट को जब ये ऑल्टर नहीं करेगी, यदि कौन, किसका फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर, है ना, ऑप्टिक आर्क का फंक्शन पढ़ रहे हैं ना। ऑप्टिक आर्क क्या करती है, ये pH लेवल को मतलब मेंटेन करके रखती है। जैसे ही pH लेवल थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा या CO2 और H2O में चेंज होने पर तुरंत ऑल्टर करती है ये या मॉडरेट करती है किसको, इफ़ ब्रीथिंग रेट को यदि ये ऑल्टर नहीं करेगी तो ब्लड में जो एसिडिक और बेसिक मीडियम होता है
वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। इससे कभी कभी लॉट ऑफ डिजीज़ भी हो सकती हैं। अपन रेस्पिरेशन से रिलेटेड कितनी डिजीज़ के बारे में अपन देखते हैं अपने सराउंडिंग में, अपने को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, अस्थमा और बहुत सारी, अपन अभी इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये सब क्यों होती हैं। कि जब ब्लड में एसिडिक और बेसिक मीडियम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लॉट ऑफ डिजीज़ वहाँ पर हो सकती हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, ये डिजीज़ हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट देम, है ना। तो कौन कौन से हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब आपकी बुक में ओनली 3 दिए हुए हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ पर ओनली 3 ही लिए हैं। एस्थमा होता है, एस्थमा सब जानते हैं जो कैसा होता है, एलर्जिक डिजीज़ है। इसके सिम्टम्स होते हैं कि बहुत अजीब सा फील होने लगता है, वीजिंग होने लगती है मीन्स, और इसका मेन रीज़न होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। पंप यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा ना अस्थमा में बहुत सारे जो अस्थमेटिक पेशेंट देखे होंगे आपने, लोग बाग एक पंप लिए रहते हैं। जब उनको थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है तो वो तुरंत उसको अपने मुंह से उससे लगाकर उस पंप के थ्रू सांस ले लेते हैं। तो मेन इसका सिम्टम क्या होता है, वीजिंग मीन्स उनको थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है, और इसका मेन रीज़न होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ओके, नेक्स्ट अपन यहाँ पर लेते हैं एम्फाइसेमा। ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है जो कि लॉन्ग टाइम चलने वाला है। और इसके कॉज क्या हैं, जैसे जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो वो जो उनमें जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, ये हमारी बॉडी में क्या होती हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड वगैरह होती है बेसिकली, उनको ये ऑल्टर कर देती हैं। मतलब वो अपने फंक्शन को प्रॉपरली नहीं रेगुलेट कर पाती हैं, और जो एल्वियोलर वॉल होती है वो भी डैमेज हो जाती है, और इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इस वजह से ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उन पर्सन्स में आ जाता है। ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें ये डिजीज़ ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। अब आता है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर नेम से अपने को पता चल रहा है, मतलब जो अपना ऑक्यूपेशन है, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लोग होते हैं जो अपन ने देखे ना, लेबर क्लास लोग होते हैं जो स्टोन कटिंग में, जो स्टोन ब्रेकर्स वगैरह का काम करते हैं। जैसे अपने घरों में आपने देखा होगा टाइल्स वगैरह को लगाने का काम करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, ग्राइंडिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ स्टोन्स। मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं हमेशा, जहाँ पर डस्टी एरिया होता है बहुत ज़्यादा। तो इनके अंदर क्या होता है, जो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, और वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाते। इसके लिए इनको क्या करना चाहिए, इनके लिए इनको मास्क लगाना चाहिए। जब ये स्टोन कटर वगैरह का काम कर रहे हैं, ब्रेकिंग का काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं स्टोन्स में, उस टाइम पर इन लोगों को मास्क पहन कर रहना चाहिए, जिससे ये इस डिजीज़ से बच सकते हैं। तो अपन ने यहाँ तक ले लिया आज अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हुआ। या आपका चैप्टर का जो नेम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये अपन ने आज यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ये अपन ने 3 पार्ट्स में देखा है। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको फेजेज ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट किया था। फिर आगे अपन ने लिया एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये भी अपन ने देख लिया था। और आज अपन ने इसमें देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जिसमें अपन ने ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 को स्टडी किया है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आज लिया था कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब अपन ने पूरा यहाँ पर चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। अब यदि इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। थैंक यू।